किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार की योजनाओं के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं ताकि हमारे किसान आत्मनिर्भर हो सकें और देश के विकास में अपनी पूरी भूमिका निभा सकें। आज हम बात करेंगे दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की। कैसे सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर है, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, आइए जानते हैं योजना के सार में। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन यहाँ खपत इतनी ज्यादा है कि घरेलू जरूरतों के लिए हमें अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। हालिया आंकड़े बताते हैं, बढ़ती आय और जीवन स्तर में सुधार के बीच दालों की खपत में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से दालों का आयात 15 से 20% तक बढ़ गया है। सरकार दलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी गई। 2030-31 तक चलने वाले इस मिशन से उम्मीद है कि दलहन का घरेलू उत्पादन 350 लाख टन और उत्पादकता 1130 किलो प्रति हेक्टेयर तक पहुंच जाएगी, जबकि फिलहाल दालों की उपज 252 लाख टन के आसपास है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,440 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई है और उसमें उन्नत बीज, कटाई बाद बुनियादी ढांचे और सुनिश्चित खरीद पर विशेष ध्यान दिया जाना है। उन्नत बीज के लिए किसानों को 126 लाख टन प्रमाणित बीज वितरित कराए जाएंगे, जबकि कटाई बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए 1000 प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा अगले 4 साल तक MSP पर अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीदारी सुनिश्चित की जाएगी। दलहन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना, आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचाना मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा ये रोजगार का भी सृजन करेगा। इस मिशन से 2 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। दलहन की वैश्विक कीमतों पर नजर के लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सरकार आपके साथ जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं दलहन में आत्मनिर्भरता के बारे में। तो किस तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, रोड मैप क्या है, किसानों को कैसे सशक्त बनाया जाएगा और साथ ही एक पोषण सुरक्षा भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे और मजबूत कैसे किया जाएगा। इन पर बात करने के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं हमारे खास मेहमान से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संजय अग्रवाल जी, संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो जैसे कि हम दलहन में आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, इसे किस तरीके से देखा जाए और असल में पूरा मिशन है क्या? जिस तरह देश में प्रगति हो रही है और देश आगे बढ़ रहा है, हमारे दलहन की उत्पादकता और ज़रूरत दोनों बढ़ रही है। एक समय था जब हमारे पास में दलहन की काफ़ी कमी थी, लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार ने कई ऐसे प्रयास किए जिससे उत्पादकता भी बढ़ी और उत्पादन भी बढ़ा। लेकिन जिस हिसाब से देश की आय बढ़ रही है, देश का जीवन स्तर बढ़ रहा है, तो दाल की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। जी जी। हम लोग का एक उद्देश्य है कि हम दाल के मामले में किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहे।
हमारे देश में इतना उत्पादन हो जिससे कि हम पूरे देश के न केवल कंज्यूमर्स जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए दालों का उत्पादन करें, बल्कि भारत एक निर्यातक देश भी बने। और इसी को लेकर के ये मिशन चालू किया गया है ताकि अगले 5 वर्षों में न केवल हम आत्मनिर्भरता हासिल करें बल्कि किसानों को बेहतर आय प्रदान करें और किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य मिले, वो भी हम सुनिश्चित करें। जी जी। तो सर, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से क्या क्या किया जा रहा है? कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन्हें और आगे बढ़ाया जा रहा है, जिन पर ज़्यादा कार्य किया जा रहा है? देखिए, किसी भी चीज़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अच्छे बीज हो, और जब अच्छे बीज होंगे तो उत्पादन भी अच्छा होगा। तो इस पूरे मिशन में फ्रॉम सीड टू मार्केट कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग बीज उत्पादन, बीज के अच्छे प्रयोग और किसानों तक उस बीज को पहुंचाने की सबसे बड़ी चुनौती को पूरा करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अच्छे बीज किस प्रकार मार्केट में आए उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से किया जाएगा, और इसके लिए रिसर्च के लिए डेडिकेटेड किसानों की ज़रूरत के हिसाब से रिसर्च की जाएगी ताकि बेहतर क्वालिटी के न केवल बीज आए बल्कि फसल को काटने के लिए किस प्रकार का मशीनीकरण चाहिए, फसल को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए, किस प्रकार इसका स्टोरेज किया जा सके, किस प्रकार इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जा सके, इन सब को लेकर भी रिसर्च की जाएगी। और रिसर्च के साथ साथ हम लोग प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। बीज रिसर्च प्रोसेसिंग के साथ साथ किस प्रकार हम लोग एफपीओ क्लस्टर पैक्स के माध्यम से अच्छी तकनीक का प्रचार प्रसार कर सके, अच्छी तकनीक को हम लोग फील्ड लेवल पर डेमोस्ट्रेट कर सके। तो ये कई कंपोनेंट्स हैं जिस पर एक साथ काम किया जाएगा और राज्यों के साथ मिल करके इसमें काम किए जाएंगे। सर, एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि जहां दलहन पर बीते 10 सालों में बहुत काम हुआ है और आज से 20 साल पहले जो स्थिति थी उससे हम काफ़ी बेहतर स्थिति में है, लेकिन जो मौसम है या फिर जलवायु परिवर्तन है उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक साल अच्छा उत्पादन होता है, अगले दिन गिर जाता है। तो क्या इसको लेकर मौसम अनुसार या फिर जो हमारे देश के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको लेकर भी कोई विशेष स्ट्रेटजी रहेगी? बिल्कुल। देखिए, दलहन बदलते मौसम के लिए दवा भी है और इससे कई बार परेशान भी होती है। जिन इलाकों में आज बारिश पहले ज़्यादा होती थी आज उन इलाकों में बारिश कम होने लगी, जिन इलाकों में बारिश कम होती थी वहाँ ज़्यादा होने लगी। इसका प्रभाव दलहन की खेती के साथ साथ अन्य फसलों की खेती पर भी पड़ा है। लेकिन दलहन उन राज्यों के लिए जहाँ पर धान की फसल के बाद कोई अन्य फसल नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि पानी कम रहता है, सिंचाई की सुविधाएं कम हैं, उन इलाकों के लिए दलहन काफ़ी वरदान साबित हो रही है। राइस फेलो एरियाज इन्हें बोलते हैं। हम लोग टारगेटेड राइस फेलो एरियाज पर फ्री सीड्स के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराने जा रहे हैं। उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनकी जलवायु के अनुरूप हम उनको बीज उपलब्ध करवाएंगे और बीज के साथ तकनीक भी बताएंगे जिससे वो बेहतर खेती कर सके। कई ऐसे उदाहरण आए हैं कई राज्यों में जहाँ पर किसानों ने राइस फेलो एरिया में काफ़ी अच्छा काम किया है। उन किसानों की सफलता भी हम दूसरे किसानों के साथ शेयर करेंगे सक्सेस स्टोरीज के माध्यम से, ताकि किसानों के मन में जो चिंता होती है कि वो किस प्रकार इसका उपयोग करें, कहीं ये घाटे का सौदा तो नहीं हो जाए, तो उनको लेकर भी हम लोग किसानों को जागरूक करेंगे। जी जी। सर, एक और जो बड़ी चुनौती रहती है वो है अच्छे बीज हमारे किसानों तक कैसे पहुँचे, और इसको लेकर हम जानते हैं कि सर्टिफाइड बीज जो है किसानों तक पहुँचे, किसान भी जागरूक रहें, इस पर काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि इसे एक मिशन की तरह आगे बढ़ाया जा रहा है तो दलहन के क्षेत्र में सर्टिफाइड जो बीज है, जो अच्छे बीज है, गुणवत्ता युक्त बीज है, वो किसानों तक पहुँचे, इसके लिए किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, बीज किसी भी फसल की बड़ी नींव है और 3 प्रकार के बीज होते हैं, एक ब्रीडर सीड, दूसरा फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। पर जो मिशन इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया, तीनों प्रकार के सीड्स पर बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच के तहत काम किया जा रहा है। जहाँ तक ब्रीडर सीड का प्रश्न है, हम लोग अगले 3 साल की ज़रूरत के हिसाब से ब्रीडर सीड का उत्पादन का कार्य हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है ताकि जो सीड चेन होती है उस पर हम बेहतर काम कर सकें। फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड का भी कितनी ज़रूरत होगी हमें, क्योंकि एक लक्ष्य रखा गया कि अगले 5 से 6 वर्षों में प्रत्येक किसान के हाथ में अच्छी क्वालिटी का बीज कम से कम एक बार तो पहुँचे। इसके लिए हम लोगों ने बीज की जो रिक्वायरमेंट है उसको काफ़ी गुना बढ़ाया है ताकि बीज हम किसानों तक पहुंचा सके। बीज के उत्पादन पर भी सब्सिडी दी जा रही है ताकि किसान बीज के उत्पादन को लेकर के और प्रोत्साहित हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार के दलहन फसलों पर जो सीड उत्पादन है, बीज का उत्पादन है, उस पर भी सब्सिडी दी जाएगी। हमारा एक ही प्रयास है कि जो सर्टिफाइड सीड जो लास्ट स्टेज पर हो वो किसान जो अभी नई वैरायटीज़ है उसका उपयोग करें।
ये देखा जा रहा है कि किसान जो परंपरागत बीज है उनका इस्तेमाल करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी आज के जो वर्तमान के समय के अनुकूल में उतनी अच्छी नहीं रह गई है, क्योंकि समय बदलने के साथ साथ बीजों में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तो अभी जो नए जो वैरायटीज़ के बीज हैं उन पर हम लोग का फोकस है। जो 5 साल से कम की वैरायटीज़ है उस पर हम लोग ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, और 10 साल के अधिक बीज को इस पूरे सिस्टम में, इस मिशन में हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसान भाई नए बीज उपयोग करें जो काफ़ी अच्छे हैं, उत्पादकता भी अच्छी है और रोग प्रतिरोधक भी है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि बीज भी अच्छे हो, रोग प्रतिरोधक भी हो और बदलते दौर के साथ जो आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए, इसको फोकस में रख रही है सरकार। सर, अब एक बात आती है, किसान ने अच्छे बीज डाल दिए, अच्छी व्यवस्था हो गई, अच्छी उपज भी हो गई, लेकिन जब बाज़ार की बात आती है तो एक ऐसी गुत्थी है जहां पर किसान बेबस महसूस करता है और वो ऐसी फसलें चूज़ करता है जिनमें उसे निश्चित तौर पर पता है कि इतना दाम तो मिल जाएगा। दलहन को लेकर हमने देखा है कि बीते वर्षों में MSP में भी इजाफा किया गया और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि दालें जो है वो MSP पर निश्चित तौर पर खरीदी जाए। इससे किस तरह का प्रभाव रहेगा बाजार पर भी और किसानों के मनोबल पर? देखिए, आपने एक सही बात कही, क्योंकि किसान के लिए हमेशा चुनौती रहती है कि उसको एक अच्छे प्राइस कैसे मिले। आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने पिछले 2-3-4 वर्षों में लगातार दलहन के जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसमें लगातार वृद्धि की है और वृद्धि भी इसलिए की है ताकि किसानों को अच्छी उपज का मूल्य मिल सके। अब जब वो मार्केट में जाता है, यदि उसे लगता है कि जो उसने मूल्य बताया था सरकार ने वो उसे नहीं मिल पा रहा है, तो अब उसके लिए जो भारत सरकार की PM आशा स्कीम है उसमें हम लोग किसानों के 100% उत्पादन खरीदने के लिए तत्पर हैं। जी जी। पहले 25% की ये सीमा होती थी, लेकिन अभी भारत सरकार ने जो नया मिशन लॉन्च किया है उसमें किसानों को यह आश्वस्त किया है कि अगर आपको बाज़ार में पर्याप्त मूल्य नहीं मिलते हैं तो आपकी पूरी की पूरी फसल हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेने के लिए तैयार हैं। और कई राज्यों ने इसमें काफ़ी बड़ी पहल की है। हमारे भारत सरकार के 2 संस्थान हैं, नेफेड और NCCF, ये किसानों के पास जा कर के किसानों को रजिस्टर्ड भी कर रहे हैं और किसानों को सीजन से पहले, यानी वो फसल लगाते समय ही रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ताकि उनके मन में ये आश्वासन रहे, ये गारंटी रहे कि उनकी फसल खरीदने के लिए भारत सरकार तैयार है। जी जी बिल्कुल। तो ये आश्वासन रहे, आत्मविश्वास रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान दलहन की ओर प्रेरित हो और इसका रकबा भी बढ़े, जिसका हम असर देख भी रहे हैं। सर, अब एक चीज़ और सामने आती है कि ठीक है, बाज़ार तक भी पहुंच गया, लेकिन अगर किसान अच्छा लाभ लेना चाहता है तो वो बाज़ार की नब्ज़ पर नज़र रखता है। जब उसे अच्छे दाम मिले तब वो अपनी उपज को बेचना चाहता है। कई बार स्टोरेज में काफ़ी लॉस हो जाता है और पोस्ट हार्वेस्ट, चाहे वो फल की बात करें, सब्जियों की बात करें, अनाज की बात करें, और दलहन भी उन्हीं में से है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं। इसके लिए क्या जतन किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, आज कोई भी फसल को उसके ओरिजिनल स्वरूप में बेचा जाता है तो किसानों को उतना उपज का मूल्य नहीं मिल पाता। अब समय आ गया है कि किसान उस फसल की प्रोसेसिंग करके मार्केट में बेचे, लेकिन प्रोसेसिंग कराने के लिए आसपास अच्छी दलहन मिलों का, मतलब दाल मिलों का होना आवश्यक है। तो इस जो मिशन है उसमें यह ध्यान रखा गया है कि पूरे देश में हम लोग 1000 से अधिक मिलों के लिए सब्सिडी देने जा रहे हैं, 25 लाख रुपए तक की, ताकि उस ज़िले में जहां प्रोडक्शन हो रहा है कम से कम एक दाल की मिल वहां लगे, ताकि किसान भाई मार्केट में केवल साबुत दाल नहीं बेच करके उसको प्रोसेसिंग करा करके मार्केट में बेचेंगे तो उनको उसी फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा और उसको वो प्रोसेस करके रख भी सकते हैं। तो इसीलिए इसमें ये व्यवस्था की गई है कि FPO के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से, और या कोई किसान मिल करके, कुछ लोग मिल करके लगाना चाहें, अकेले लगाना चाहें, तो 1000 दाल मिलों का प्रावधान किया गया और उसके लिए 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। जी जी। पल्सेस के मामले में हमारा देश बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहा है, हम अच्छे प्रोड्यूसर हैं, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दालों के सेवन पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है और इससे जो इंपोर्ट हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो क्या एक कंज्यूमर सेंट्रिक, यानी कितना आने वाले समय में हमारे यहाँ डिमांड होगी, उसके अनुसार कितना हम पैदा कर पा रहे हैं, इसको लेकर कोई साइंटिफिक तरीका या किसी तरह के मॉडल्स पर हम काम करें ताकि ये जो गैप है ये ना हो और हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके इस क्षेत्र में? देखिए, अभी नीति आयोग ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट जारी की है जिसमें पुराने सालों के अनुभव को देखते हुए आने वाले 25 साल
मतलब 2050 तक हमारी क्या दालों की रिक्वायरमेंट होगी, उसका एक साइंटिफिक एनालिसिस किया है। क्योंकि हमें पता रहे कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने उसी को ध्यान में रख करके अपने दाल के उत्पादन को भी हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। क्योंकि आप मानते हैं कि पोषण की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। हमारी जो धरती माता है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा ये प्रोटीन और अन्य प्रकार के जो उर्वरक की ज़रूरत होती है वो दलहन की दालें हमारे पूरा करती है। तो हमारा ये प्रयास है कि उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके इस जो गैप है उसी गैप को हम लोगों ने पूरा करने के लिए फसलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि एरिया लिमिटेड होता है किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, और कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होना है। अगर हमें फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो फसलों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर हमें ध्यान देना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूरा हम लोगों ने टारगेट रखा है कि किस राज्य में हम लोग आज किस स्तर पर है, किस ज़िले में हम लोग आज किस स्तर पर हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए। हमारे कौन से गैप्स रह गए, क्या कमियां रह गई थी कि वहाँ प्रोडक्टिविटी कम है, किसान किस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र उस ज़िले का एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पर वहाँ के किसानों को हम लोग गाइड करेंगे। जो उनको संसाधन की आवश्यकता होगी, जो साधन की आवश्यकता होगी, ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि बेहतर उत्पादन हो और किसानों की आमदनी भी बढ़े। जी बिल्कुल। तो यानी वो क्षेत्र, वो ज़िले जहाँ पर किसान दालों की फसल लेना चाहते हैं लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, वो विशेष तौर पर फोकस में रहेंगे, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान ऐसी फसलें ले सकें। अब सिर्फ बात करते हैं एक वैश्विक स्तर की। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो उसमें भी हम देखते हैं कि दालों के प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। और क्योंकि हम इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा इसका कंजम्पशन होता है, भले हम प्रोड्यूस करते हैं लेकिन अभी भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसे स्टेबलाइज करने के लिए या फिर इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए, ताकि हमारे किसानों पर उस तरह का इम्पैक्ट ना पड़े, न किसानों पर और ना ही हमारे उपभोक्ताओं पर। इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी है इस मिशन में? देखिए, दलहन उत्पादन में हम लोग का एक बेहतर लक्ष्य है कि किसानों को भी मदद पहुंचाए और उपभोक्ताओं को भी मदद पहुंचाए। ग्लोबल मार्केट की मॉनिटरिंग और उनमें क्या प्राइसेस हो रहा है, उसके कारण हमारे देश के उत्पादन पर, इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर क्या असर होने वाला है, इस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। और समय समय पर किसानों के हित में, उपभोक्ताओं के हित में भारत सरकार के द्वारा आवश्यक निर्णय भी लिए जाएंगे। आपने देखा होगा अभी हाल में ही जो पीली मटर बाहर से आयात होती थी, उसके कारण हमारे किसानों को कुछ प्रभाव पड़ने लगा, तो उस पर भारत सरकार ने 30% आयात शुल्क लगाया। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है, भारत सरकार पूरी संवेदनशील है कि हम इस मामले पर किसानों के हित को, उपभोक्ताओं के हित को लगातार बेहतर बनाए रखेंगे। और इसके लिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे उत्पादक देश हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे अन्य देश हो, उनके उत्पादन पर भी हम लोग लगातार नज़र रख रहे हैं। उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं कि उनके यहाँ उत्पादन में क्या अच्छी बातें हैं, उनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर भी हम अपने यहाँ जो अगर किसी चीज़ में और बेहतर करने की आवश्यकता होगी तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। जी बिल्कुल। तो हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन सर ये बात भी हम जानते हैं कि पैदा करने वाला तो किसान है। किसान तक नई तकनीक पहुँचे, अच्छे बीज पहुँचे, सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ ले सके, इसके लिए उसे जागरूक रहना भी उतना ही आवश्यक है। उसका रुझान और बढ़े, वो इस तरफ प्रेरित हो, ऐसी फसलों को वो सेफ फसलें माने। तो किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? देखिए, किसान भाइयों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि दलहन आपके परिवार के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके देश के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है और हम लोग इसके उत्पादन में लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। आपको जो लगातार जिस प्रकार के हम फसल उत्पादन करते हैं उसमें फसल विविधीकरण बहुत आवश्यक है, आपकी फसल के लिए भी और जिस ज़मीन के लिए भी जिस पर आप खेती कर रहे हैं। कई प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हमारे इस फसलों के माध्यम से आते हैं। तो हमें न केवल भूमि की सेहत का ध्यान रखना है, बल्कि जो हमारे नागरिक हैं उनकी सेहत को भी ध्यान में रखते हुए पल्सेस प्रोडक्शन को हम लोग ध्यान में दें। कई किसान, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने जो पूसा के भ्रमण पे गए थे, तो कई दलहन उत्पादन किसानों ने उन्हें बताया
कि किस प्रकार मटर की खेती करके, किस प्रकार काबुली चना की खेती करके, किस प्रकार चने की खेती करके, कुछ प्रकार मसूर की खेती करके उन्होंने अपनी इनकम को 2 लाख प्रति हेक्टेयर तक लेकर के चले गए। और वो संभव हुआ केवल एक अच्छी और वैज्ञानिक खेती के भरोसे। तो दलहन में भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है, दलहन में भी बहुत अच्छी आय होती है, लेकिन हमें जिस प्रकार हम बाकी फसलों को सहेजते हैं इसको भी सहेजेंगे तो आपके किसान, आपकी खेती और बेहतर होगी। और हमारे वैज्ञानिक भाई बहन जो फील्ड में है, केवीकेज में है, राज्य प्रशासन में है, वो आपकी इसमें मदद भी करेंगे। एक्सटेंशन के माध्यम से हम लोग आपके लिए प्रशिक्षण भी आयोजित करवा रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम आपको उन किसान भाइयों बहनों से भी मिलवाएंगे, उनके खेतों में ले जा करके जो बेहतर कर रहे हैं। हो सकता है आपके खेत में भी बाहर से किसान आए, अगर आप बेहतर करेंगे तो हम अच्छे किसानों की सूची भी बना रहे हैं। जो अच्छे किसान हैं उन्हें हम न केवल हम सम्मानित करेंगे बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोतक भी बनाएंगे, जो प्रेरणा स्रोत बनेंगे दूसरों लोगों के लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरी आशा है कि जो संदेश आपने दिया है वो किसानों तक पहुंचेगा, उनके दिल तक पहुंचेगा और दिल और दिमाग दोनों को सोचकर इस खेती में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान सिर्फ दिमाग से काम नहीं लेता है, दिल भी लगाता है खेती में, तभी हमें ऐसे फसलें मिलती है। इसी वजह से उनकी मेहनत के चलते ही हम आत्मनिर्भर हो सके हैं। अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की, और अगला टारगेट है पोषण सुरक्षा, और इसमें दलहनी फसलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सर बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ, जिसमें हमने बात की दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की। जाना आपने कि सरकार की तरफ से किस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, और अब बारी है किसानों की कि वो भी इन कदमों के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़े और देश को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए। हमें पूरी आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, या फिर आप चाहते हैं किसी और योजना का पूरा सार लेकर आए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। साथ ही आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है सरकार आपके साथ @gmail.com। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें संपर्क करने के लिए फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा। वॉल पर या फिर मैसेंजर के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। सरकार आपके साथ कार्यक्रम का टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें, 1800-113060। इस नंबर पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल, अपनी आशंका, अपनी बात इस पर रिकॉर्ड करवाएं, जो कि हम तक पहुंच जाएंगे। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर ये कार्यक्रम देखने के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें सरकार आपके साथ। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता ज्यादा खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 325 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 194 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी औसत की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 185 दर्ज किया गया, जिसे औसत माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता भी औसत रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता भी औसत है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 188 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी औसत है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 116 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में
और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। वो मुस्कुराए तो लगे फूल झड़ रहे हैं। जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा। जिनकी स्माइल पर फिदा है करोड़ों लोग और जिनकी सरल सहज मुस्कान के आगे पिघल जाए किसी का भी दिल। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। जी हाँ, बॉलीवुड की वो अभिनेत्रियां जो पॉपुलर हुई अपनी खूबसूरत मुस्कान की वजह से। खिल खिल के लाल हुआ मेहंदी का रंग से गोरी हथेलियों पे खिलते हो फूल जैसे। उन तमाम एक्ट्रेसेस की मुस्कान से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। महबूब मेरे तेरी आंखों से मुझे पीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में। इस रविवार 30 नवंबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।